क्या पूरा दुकान है। हो गया भाई, ठीक है। अरुण उस साइड का सामने जो लगा हुआ है। अरे ये स्टैंड, अरे वही हटा दे। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हम लोग कर रहे थे। हाँ क्या? अरे यार ठीक है, अंडरस्टूड है, ठीक है। अभी जो करना है वो है मौल्य मिंटो रिफॉर्म, है ना। उस पर हम लोग शायद बात कुछ हम लोगों की हो गई थी कि मौल्य मिंटो रिफॉर्म जो आया था 1909 में, उसके क्या प्रोविजंस थे, उस पर बात हो रखी थी हम लोगों के साथ, ठीक है। मौर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो एक प्रोविजन इसका ये था कि जो लेजिस्लेचर था उसकी स्ट्रेंथ इसने बढ़ा दी थी, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो, ठीक है। तो लेजिस्लेचर की स्ट्रेंथ इसने बढ़ा दी थी। एग्जैक्ट नंबर थे, सेंट्रल लेजिस्लेचर को 16 से 60 कर दिया था, क्लियर ना। ऑब्वियस ही बात है, उसमें ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल दोनों मेंबर्स की मेंबरशिप की स्ट्रेंथ बढ़ी होगी। इसके साथ साथ एक ये प्रोविजन किया गया था इसमें कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैं उनमें नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं वो मेजॉरिटी में हो सकते हैं ऑफिशियल मेंबर्स के रिलेटिवली,
क्लियर। बट जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, जो केंद्रीय विधायिका थी, उस केंद्रीय विधायिका में अब भी किसकी मेजोरिटी थी? ऑफिशियल मेजोरिटी थी। थोड़ा सा ना आगे से थोड़ा सा पीछे बैठा करो, हल्का सा, उसका रीजन है। ठीक है, दो ये बड़े पॉइंट्स थे इसके। उसके अलावा जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर्स में भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीमेंट किया गया था। विधायिका की शक्तियों में भी बढ़ोतरी की गई थी। जैसे क्या शक्तियां इसमें दी गई थी मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म में? सेपरेट इलेक्टोरेट, ये विधायिका की शक्ति है। वो तो उसमें था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक, इसमें इसी को और स्ट्रेंथन किया गया। रिवीजन करते हो कि नहीं? 1892 के एक्ट में ये बोला गया था कि आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो लेजिस्लेचर में है वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकता है और बजट पे डिस्कशन हो सकता है। इसी को और स्ट्रेंथन किया गया। अब बोला क्वेश्चन के साथ साथ आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक, और बजट पे रेजोल्यूशन भी मूव कर सकते हो डिस्कशन के साथ साथ। तो जो लेजिस्लेचर है, विधायिका है, उसकी शक्तियां क्या हो रही हैं? बढ़ाई जा रही हैं। नहीं, ये बात समझ? पहले केवल क्वेश्चन पूछ सकते थे, अब उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। क्लियर? पहले बजट पे केवल डिस्कशन हो सकता था, अब रेजोल्यूशन मूव हो सकता है। तो लेजिस्लेचर की पावर्स को क्या किया जा रहा है? इंक्रीमेंट। पहले बजट पे जनरल डिस्कशन हो सकता था, अब उस पर आप रेजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, कोई भी प्रस्ताव पारित करा सकते हैं। ठीक, अगर आपकी मेजोरिटी हो तो मे बी ये प्रस्ताव पारित हो जाए कि बजट जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ है ना? तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप? एग्जीक्यूटिव जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रहे हो। ठीक है, ये डोर बंद कर दो तब थोड़ा सा सही होगा ये। क्लियर ना? तो लेजिस्लेचर की पावर्स में स्ट्रेंथनिंग हो रही है। बट उस सबसे भी ज्यादा जो एक पार्ट था पार्लियामेंटो रिफॉर्म का, वो है सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या था सेपरेट इलेक्टोरेट? इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट मींस कुछ ऐसे सीट्स हैं जिसमें केवल मुस्लिम्स कंटेस्ट करेंगे और उनको वोट देने वाला भी केवल और केवल मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये भी यहाँ से 1909 पार्लियामेंटो रिफॉर्म से स्टार्ट किया गया था। तो आई थिंक इस पे आप लोग कुछ लिख चुके थे, 2 पॉइंट्स लिख चुके थे, लेजिस्लेचर की स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स लिख चुके थे, है ना? थर्ड पॉइंट लिखे, the members of legislative councils were given wider deliberative powers. They could now ask supplementary questions, move resolution on budget. लिखो, इसने विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर प्रस्ताव रखना आदि। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बोला था अभी तक इंडियंस को कहां पे एंट्री दी गई थी? लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 1909 एक्ट से इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी जगह दी गई, कार्यकारी परिषद में भी जगह दी गई। ठीक है ना? तो ये पॉइंट भी होगा, इसमें लिखें, इट प्रोवाइडेड फॉर ए प्रोविजन फॉर इंडियंस टू पार्टिसिपेट इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल
विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी, राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी ठीक है। और ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है इंडिया की फ्रीडम के लिए। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो कि स्टील फ्रेम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का ढांचा, स्टील का ढांचा, ब्यूरोक्रेट्स, उन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर अब कौन बैठा है, कौन रूल कर रहा है, मिनिस्टर्स, कांग्रेसी जो चुन के आए हुए, उनसे ऑर्डर देना पड़ा। तो एक बहुत बढ़िया मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो दिखाएंगे कि अब मिनिस्टर तो एक आज के कांग्रेसी जैसे नहीं थी, पहले अलग था सिस्टम था। तो वो जनरल बोगी में, ट्रेन की जनरल बोगी में सफर करते थे। तो जो उनके सेक्रेटरी होते थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, जो पहले जनता को, जनता देख, आप डीएम समझते हो ऐसे, पहले बहुत ज्यादा पावर थी ना, भगवान से, वो उनके साथ, उनके सेक्रेटरी उसी जनरल बोगी में उनको याद करते। तो ये जो कंसेप्ट था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये कुछ डिवाइन है, हमारे जैसे नहीं है, तो जब एक ही ट्रेन की बोगी में बैठोगे, वो भी नीचे बैठे, तुम भी नीचे बैठे, तो ये डिविनिटी का कंसेप्ट चला जाता। धीरे धीरे ब्यूरोक्रेट्स को लगा कि जो अंग्रेज है वो अपनी विल टू रूल खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं कि नहीं। अच्छा एक चीज और बताओ, अब इन ब्यूरोक्रेट्स को सदा डर रहेगा कि यार आज मान लो 1939 के बाद ये सिस्टम खत्म हो गया ड्यू टू सर्टेन रीजंस, कांग्रेस के जितनी सरकारें थी इन्हें इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वही ब्यूरोक्रेट जो कल तक कांग्रेस के मिनिस्टर के अंतर्गत काम करता था, उनके ऑर्डर लेता था, 1939 के बाद उसको बोला जाएगा इसी मिनिस्टर को मारो, ये आंदोलन कर रहा है, मारेगा वो? क्यों? उसको डर है कि ये फिर से आ जाएगा, और फिर से आ जाएगा तो जांच बिठाएगा हमारे। तो धीरे धीरे ब्यूरोक्रेट्स को भी लगने लगा जब तक चल रहा है चलाओ, समझे ना। खैर ये सब हिस्ट्री में पढ़ोगे, बट ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, ठीक है ना, जहाँ पे जो स्टील फ्रेम था उसमें रस्ट लगनी शुरू हो गई, बोलते थे ना ब्रिटिशर्स, द स्टील फ्रेम ऑफ एम्पायर, ये था। बहुत अच्छा लगता है जब पढ़ते हुए ना मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे बोरिंग एंशिएंट क्या है, एंशिएंट या मिडिवल, कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री बहुत मॉडर्न हिस्ट्री से जो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके मिलते हैं वो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से लेते हैं। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से विद्यावन का जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, वो राजस्व व्यवस्था, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं। थोड़ा सा देख के जाना जिसको भी प्रीलिम्स देना है 2020। खैर इस पार्ट को देखते हैं। रिस्पांसिबल गवर्नमेंट वाला दिखा दिया दोनों को, हाँ। अब अभी तक प्रोविंसेस में डायरकी थी, अब उसको सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक, जो काम ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड वाला प्रोविंसेस में था, इस 1935 एक्ट से वो चीज कहां पे कर दी गई, सेंटर में कर दी। अब इसको मैं दोबारा समझाऊं क्या, लिख लीजिए। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ hierarchy at the center। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन को स्थापित किया। दो चीजें,
सेंटर का कंट्रोल प्रोविंसेस से क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं, क्लियर। और दूसरा, प्रोविंसेस में भी रिस्पांसिबल गवर्नमेंट बन रही है, तो आपको लगेगा सब अच्छा हो रहा है कि नहीं। लेकिन इन रियलिटी, वास्तविकता में अब भी जो वायसराय है या गवर्नर है, उनकी पावर्स को बहुत डाइल्यूट नहीं किया। वो कुछ भी, किसी भी प्रोविजन को वीटो कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर ना। तो उनको कई ऐसी पावर्स दी गई जिसमें सच में बोला जाए जो रिस्पांसिबल गवर्नमेंट होता है ऐसा नहीं सिस्टम है। तो दिखने में तो ये लगेगा रिस्पांसिबल गवर्नमेंट है, बट इन स्पिरिट जो उसकी आत्मा होती है, आत्मा में अभी सेंटर का डोमिनेंस प्रोविंसेस पे बना है और प्रोविंसेस में भी गवर्नर का डोमिनेंस बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 1937 से 1939 कई ऐसे एक्ट हैं जो ये लोग पारित करेंगे प्रोविंसेस में, ठीक है, और गवर्नर्स पे वीटो लगा देंगे। जैसे गवर्नर्स पे वीटो लगाएंगे, ये कहेंगे हम मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, तो कहेंगे अच्छा नहीं है, रुको कुछ निकालते हैं जुगाड़, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे खासकर यूपी और बिहार में एग्रीकल्चर को लेकर, कृषि को लेकर बहुत सारे ऐसे अधिनियम पारित होते हैं प्रोविंसेस में, जिसको गवर्नर वीटो करते हैं, और गवर्नर वीटो करते हैं तो ये लोग फिर से कहते हैं पूरी की पूरी मिनिस्ट्री इस्तीफा देते हैं, ठीक। ये सब पार्ट आप मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास में आप पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है इन जनरल जितना आपको ये जो लग रहा है ना, ऐसा स्पिरिट नहीं थी इसकी, वैसा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। गवर्नर और वायसराय को बहुत ज्यादा पावर्स दी गई, वीटो पावर्स और ये सारी पावर्स, ठीक है ना। तो बस इसको इतना ही रखेंगे और एलोबरेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका, जो मेजर पार्ट है वो आएगा कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस। बीच वाला पार्ट हिस्ट्री का है, यहाँ का नहीं। क्रिप्स कब आए, अगस्त ऑफर कब दिया गया, कैबिनेट मिशन क्या है, ये कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन नाम इसलिए इसको कैबिनेट पड़ा है क्योंकि इसमें जो 3 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के पार्ट थे। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर एटली, वो ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स को इंडिया भेजते। उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है ब्रिटिश कैबिनेट का? 2, कैसे जल्दी से जल्दी इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि आज सुबह उठे और सो के चले गए, ऐसा नहीं कर सकते ना, ये अपने को सिविलाइज्ड बोलते हैं ना, तो एक तरीके से जाएंगे ना, पावर का ट्रांसफर करके, हस्तांतरण करके, ठीक है। तो इंडिया को कैसे जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंस देना है, उसका क्या प्रणाली रहेगी, क्या स्ट्रक्चर रहेगा। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण, मतलब भारत का संविधान। अब इंडिपेंडेंस दे दोगे, उसके साथ साथ कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना जो उसको एक सिविलाइज तरीके से रूल करने के लिए कैपेबल बनाएगा। तो एक संविधान सभा का निर्माण करना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि ऐसे आजाद भारत के लिए संविधान बनाएगा। 2 इसके पर्पस थे, लिख लीजिए। इन मार्च 1946 कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया objective of the cabinet mission was to help India achieve its independence as early as possible and to set up a
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्नीस सौ 46 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया, जिसका उद्देश्य भारत को शीघ्र स्वतंत्रता और संविधान सभा का निर्माण था। हिस्टोरिकल अंडरथिंग्स ऑफ 1947। देखो जल्दी से नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और हम आजाद हो गए। आप लोग जब रिवाइज करोगे मॉडर्न हिस्ट्री, एक स्ट्रेच में अगर रिवाइज किया करोगे, सिंगल स्ट्रेच चार्ल्स ट्रिटी, जो पढ़ते पढ़ते 1947 तक आओगे तो एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में होगे। थोड़ी देर पॉज करोगे, भूल जाओगे कि एग्जाम है कि है, अगर एक स्ट्रेच में पढ़ोगे कभी देखना ये होगा सबके। देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, पहला प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और भुवन ने छक्का मार दिया। इंडिया वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन। लेकिन नेक्स्ट क्या हुआ, भुवन ने छक्का तो मारा, लेकिन पार्टीशन हो गया इंडिया का, इंडिया और पाकिस्तान। मतलब उसको क्या पता चला, भुवन तो समझ नहीं आया, पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। थर्ड पॉइंट, abolition of the post of viceroy and appointment of a governor general for both India and Pakistan. Next point, empowering the constituent assemblies of both the dominions of India and Pakistan to frame and adopt a constitution for their respective nations. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 विशेषता, इसने भारत में
ब्रिटिश राज समाप्त कर भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। नेक्स्ट, इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान का सृजन किया। नेक्स्ट पॉइंट, इसने वायसराय का पद समाप्त किया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजन किया। इससे भी कम बचा है। नेक्स्ट, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और अपनाने की शक्ति दी। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स कंप्लीट होता है आपका। नेक्स्ट, 1950 के पहले 1950 के बाद किस चीज का एवोल्यूशन? 1950 ही क्यों? 1950 ही क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। के पहले ऑब्वियस ही बात है, संविधान बनेगा तो संविधान बनाने वाली संविधान सभा होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू कब से हो गई? बहुत पहले से। जब हम कहते थे कि हम हमारे रूल के लिए हम अपने खुद को कैसे रूल किया जाएगा, उसके जो रूल्स लॉज होंगे वो हम खुद बनाएंगे। ठीक है, ये जब डिमांड हम रखते थे तो इसका मतलब इनडायरेक्ट हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तो बात करते हैं, संविधान सभा की। तो 1906 में याद हो, अगर हिस्ट्री पढ़ाओ तो 1906 में स्वराज की डिमांड की गई। कौन सा सेशन था कांग्रेस का? और किसने स्वराज की डिमांड सबसे पहले की? नाम, एग्जैक्ट नाम? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो 1906 में स्वराज की डिमांड रखी। दादा भाई नौरोजी को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जान लीजिए, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और इनको इनका ड्यू नहीं दिया गया हिस्ट्री में। ठीक है, जो हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आपको समझाया कि होता क्या है कि ब्रिटिशर्स आपकी जेब से पैसा ले जाते हैं और खुद ब्रिटेन में खर्चा करते हैं। इतना सिंप्लीफाई करके कॉलोनिज्म को किसी ने नहीं समझाया था इनके पहले। ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट, वो सब पार्ट है। तो 1906 में जब स्वराज की डिमांड आई
तब बेसिकली हम कहीं ना कहीं खुद को रूल बुक, खुद के लिए एक रूल बुक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, स्वराज, है ना। फिर अगर आप देखेंगे तो ये डिमांड कंटिन्यू रहती है, स्वराज की डिमांड अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। आप देखेंगे तो मोतीलाल नेहरू 1928 में एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक नेहरू रिपोर्ट के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ठीक, नेहरू रिपोर्ट 19 बेसिकली ये जो 19 का एक था जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट इन सब चीजों पे चल रहा था, तो क्रिटिसिज्म होता था कि आपने जो अंग्रेजों ने लॉ बनाया वो सही नहीं, तो उन्होंने बताया, अंग्रेजों ने बोला फिर तुम ही बना दो, देखो जो सबको तुम्हारे यहाँ जितने भी सेक्शंस हैं सबको पसंद है। तो मोतीलाल नेहरू ने एफर्ट किया कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं, इन्होंने चैलेंज दिया तो बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में यहाँ पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया कि भाई ऐसा ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप देखें तो इसके बीच में बहुत कुछ ला सकते हैं आप। 1936 में एक रेजोल्यूशन पारित हुआ कांग्रेस सेशन में, और जिसमें ये बोला गया कि इंडिया क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा, एक लोकतांत्रिक राज्य होगा, और कोई भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए, लोकतांत्रिक राज्य के लिए, और कोई भी लोकतांत्रिक राज्य के लिए, लोकतांत्रिक राज्य के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना है कि नहीं, मस्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि तभी डेमोक्रेसी कब होगी, डेमोक्रेसी का मतलब देयर विल बी डिवीजन ऑफ पावर, देयर विल बी रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। वो कैसे इंश्योर होगा, जब एक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस जब डेमोक्रेटिक स्टेट की बात कर रही है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन और उसको बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं। हो रहा कि नहीं ऐसा, हाँ, क्लियर। फिर आप इसी जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाइए तो 1946 में कैबिनेट मिशन आ जाता है, अभी देखा हमने, और एक कैबिनेट मिशन भारत में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण करता है, ठीक है ना, क्लियर। इसको लिख लीजिए ऐसे। के पहले भारतीय संविधान का विकास, इसमें लिखेंगे संविधान सभा। संविधान सभा में ये पॉइंट कि 1906 में सबसे पहले स्वराज की जो डिमांड मांग की गई, उस स्वराज की मांग में अंतर नहीं था संविधान सभा और संविधान का निर्माण। 1928 में नेहरू रिपोर्ट में संविधान की बात की, 1936 में जो लोकतांत्रिक राज्य की कल्पना की गई, उस लोकतांत्रिक राज्य में निहित था संविधान सभा और संविधान। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, उसने भारत में संविधान सभा का निर्माण किया। इसको ऐसे ही लिख लीजिए। अब शुरू हो गया है एक पॉइंट, भाई साहब आईआर में जो मैंने पढ़ाया है ना, जाके सच में देख लेना, मतलब पोस्ट नहीं करना, जाके देख लेना तो देखना कुछ पॉइंट छूटा है क्या। मैं इसको बड़ी आराम से पढ़ा देता और जान भी नहीं पाते, और बढ़िया बढ़िया सब लिखते, होता कुछ नहीं उससे, मैं बता रहा हूँ। दो ही तरीके हैं, देखो अनलिमिटेड टाइम नहीं हो सकता मेरे पास, और एक बात और है, जो लिटरेचर आप लोग लिखते हो कोई इसका काम ही नहीं है, रिटेन नहीं कर पाओगे उसको, नहीं रिटेन कर पाओगे, मान के चलो। अभी लग रहा है जब सब कुछ आ जाएगा ना पास में, और प्रीलिम्स 2 दिन बाद है, तब लगेगा अच्छा ये इतना रिवीजन करना है। सरकार सब ऐसी सोचती है। हाँ मेरी सोच अच्छी है, और उससे भी ज्यादा जब मेंस लिखने जाओगे तब वहां पे इसको बोलते हैं ना कि क्विक
इसकी जरूरत होती है कि बस देखते जाओ उसको पलट पलट। और लिटरेचर को कभी आप देख नहीं सकते, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना? अरे सर ये भी भूल जाता है। ये नहीं चीजें भूल जाती, सही कह रहे हो, इतना ज्यादा मैटर हो जाता है ना, तो ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, और बेहतर है अभी से यूज करो। जब आप लोगों की आंसर राइटिंग करानी होगी तो सर आपको बताएंगे कि दो तरीके हैं, लिटरेचर में लिखना और फ्लो चार्ट्स में लिखना। आप फ्लो चार्ट्स पॉइंट्स में नहीं लिखेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। लिख के आओ, राम जाता था, खाता था, ये करता था, वो करता था, है ना? लिटरेचर तो बेहतर है ये ऐसे करो। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है और वहां से संविधान बनने तक की जर्नी, ये सब 1950 से पहले की, उसको देखो। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा के बारे में बात करते हैं। क्या? मुझे लगा हिंदी में नहीं पता है। नहीं पता है तुमको करना क्या? हाँ, पार्ट ये है, तुमको मतलब क्या है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन कैसा था? संगठन जिसको बोलते हैं ना, संगठन क्या बोलते हैं? यही तो बोलते हैं कंपोजिशन। वो संगठन एकता वाला नहीं, किन किन चीजों से मिलकर बना है वो वाला है कंपोजिशन। तो कौन कौन लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा? या सभी लोग इलेक्टेड थे, या कुछ लोग इलेक्टेड और कुछ लोग? तो दोनों थे, नॉमिनेटेड लोग भी थे और इलेक्टेड भी। और इलेक्शन भी कैसा? इनडायरेक्टली। नॉमिनेटेड कौन थे? नामांकन से कौन आए थे संविधान सभा में? प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट थे, या हिंदी में को बोला जाता है देसी रियासत, इनके जो राजा थे वो नामांकित करते थे कि हमारे राज्य से ये हमारा बंदा जाएगा, हमारा नाम रोशन करेगा, ठीक है ना? दूसरी तरफ जो प्रोविंसेस थे, ठीक, उन प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी, वहां से लोग आते थे कहां पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर? तो इनडायरेक्ट हो गया क्या? इनडायरेक्ट हो गया ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई जनता डायरेक्ट वोट करके किसी को नहीं भेजती थी, जनता प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में लोगों को चुनती थी, ठीक है, लेजिस्लेटर्स को चुनती थी, और वो लेजिस्लेटर्स जैसे राज्यसभा का होता है ना, नहीं समझ आ रही बात? उसी तरीके से होता है कि हंसी क्यों आ रही भाई? मैं हंसने का पात्र नहीं है। इन लोगों दिमाग खराब हो जाता है, सुबह 9 बजे से बेचारे 2 बजे तक कुछ नहीं बैठे सही सही। आप क्यों नहीं बैठ जाते? एक दिन हालत खराब हो जाती है। अब सुनो, इनडायरेक्ट इलेक्टेड है, अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है इनका। राज्य की जो परिषदें हैं वो चुन रही है विधान परिषद। पहली चीज, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स जो इनको चुन रहे हैं, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स क्या खुद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे है क्या? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बेसिस पे नहीं। अब भी जो फ्रेंचाइजी है वो लिमिटेड है, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पे जो आ रहे हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो लोग आ रहे हैं वो वयस्क मताधिकार के थ्रू नहीं आ रहे हैं। पहली चीज तो, ठीक है, तो लिमिटेड है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन। फिर इनके थ्रू इलेक्शन होके आ रहा है, अप्रत्यक्ष इलेक्शन है। तो आप कहोगे कि रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ होगा लोगों का। इंडिया में डिफरेंट सेक्शन, कैबिनेट मिशन ने एक स्कीम दी थी, याद है किसी को ये स्कीम?
प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, वो खैर मेरा पार्ट है नहीं बताने को, मैं बता देता हूँ। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उसने जो मेंबर्स हैं उनको 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, एक जनरल, एक मुस्लिम्स और एक सिख। ठीक, तो मान लो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 100 मेंबर्स हैं, तो 100 मेंबर्स में इनको 3 सेक्शन, इसमें से कुछ मुस्लिम होंगे, कुछ सिख होंगे और बाकी को जनरल कैटेगरी। अब ये मुस्लिम्स मान लो यहाँ पे 30 है, इसमें मान लो 20 है, इसमें मान लो 50 है, तो 3 मेंबर ये चुनेंगे अपनी प्रोविंस से, 2 ये और 5। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, इसमें हर एक प्रोविंस के सिख, मुस्लिम, जनरल सबका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि ऐसी स्कीम थी, पढ़ोगे आप लोग हिस्ट्री, कैबिनेट मिशन की स्कीम में, क्लियर ना। हमारा यहाँ पे मतलब ये प्रूव करना है कि यहाँ पे हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था। ये साथ साथ लिखते जाओ, मैं दिखाऊंगा नहीं है। देखो कंपोजिशन में बोलता हूँ ना, हिंदी में भी तो बोलता हूँ, संगठन, नामांकित, अप्रत्यक्ष चुनाव से, यहाँ पे देसी रियासतें हैं, यहाँ पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, राज्य विधान परिषद है। गांधी पार्ट थे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? गांधी पार्ट थे क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? धर्मेंद्र नहीं थे, जिन्ना थे, गांधी और जिन्ना दोनों थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। गांधी ने इतने चंगू मंगू इतने टाइम तक तैयार कर दिए थे, तो उनके ऊपर छोड़ दिया था, तुम लोग देखो पटेल। ये समझ आ रहा है कि नहीं? अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही है, इसमें कई कमेटीज बनाई गई, समितियां बनाई गई, समितियां। सबके पास बुक है? इस समय नहीं है, घर में होगी ना सबके पास बुक। हाँ, पोचा पालिश की क्वालिटी सबके पास। इसमें 2 टाइप की कमेटीज बताई गई, मेजर कमेटी, एक माइनर कमेटी। मतलब क्या है कि भाई इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक आदमी तो बना नहीं सकता, तो हर एक पार्ट के लिए अलग अलग कमेटी बनाती है। जैसे एग्जांपल के लिए यूनियन की जो पावर होगी, यूनियन पावर, उस केंद्र के संघ शक्ति, उसके लिए एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया? नेहरू। ठीक है, ऐसे ही प्रोविंशियल पावर कमेटी बनाई और उसका चेयरमैन पटेल को बना दिया। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो किसके चेयरमैनशिप में थी? अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी। ऐसे ही आप बुक पलट के देखेंगे, आपको सारी कमेटीज यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर बात? तो इन
दिया, ठीक है। जो जो पार्ट इनको दिया था उसके बारे में इन्होंने और कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उनसे जो डिराइव करना था डिराइव किया, अपनी रिपोर्ट दी, अल्टीमेटली उसको ड्राफ्ट किया किसने, अम्बेडकर ने, और फिर आगे जो भी होना था, ठीक। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हम पढ़ रहे हैं इसमें एक पार्ट और पढ़ लो, और वो है जब जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव करते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया, जो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताविका जो जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया था, उसी के आसपास, उसी की स्पिरिट के बेसिस पे, उसी की आत्मा को और एलोबरेट करता है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा ऐसा बताया गया था, कौन कौन से फीचर्स होंगे। ठीक है। ये बताया गया कि कौन सी चीजें कॉन्सिस्ट है या चीजों को इम्पोर्टेंस देंगे और काम कॉन्स्टिट्यूशन में मस्ट है इंक्लूड करना। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ऐसे तो बहुत लिटरेचर है, बहुत सारा लिटरेचर है, उसको 4-5 पॉइंट में अगर आपको करना हो तो सबसे पहले ये बोला गया इंडिया क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री होगी, एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होगा भारत। सॉवरेनिटी का मतलब समझते हो, संप्रभुता। इंडिया के रिगार्डिंग डिसीजन इंडियंस लेंगे, ना कि कोई बाहर का, ठीक है। एनसीईआरटी 6 में सॉवरेनिटी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, बट सॉवरेनिटी का जो क्रक्स होता है वो ये होता है कि इंडिया के लिए डिसीजंस इंडियंस लेंगे, कोई बाहर का नहीं लेगा, ठीक है। दूसरा पार्ट जो बोला गया कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी होगा, लोकतंत्र होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी पावर है वो पावर कहां से डिराइव होगी, लोगों से, ठीक है। जो भी पावर और अथॉरिटी है, शक्ति और प्राधिकार है, उस सब शक्ति और प्राधिकार का मूलभूत स्रोत क्या होगा, जनता, लोग, ठीक है। डेमोक्रेसी में यही तो होता है, क्लियर। तो डेमोक्रेसी होगा, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, पावर कहां पे वेस्टेड है, ऑल द पावर इज वेस्टेड विद, और सभी अथॉरिटी वो अपनी पावर कहां से ड्राइव करेंगे, लोग से। समझे कि नहीं? नहीं समझे? अभी है ना ऐसा कि कुछ और है जीवन में? थर्ड पार्ट जिस पे इसको फोकस किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने, वो बोला कि हम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऐसा इंडिया बनाएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जहां पे जस्टिस और राइट्स की बात की जाए, न्याय और अधिकार की बात की जाए। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो सकती है, और राइट्स देखें आपने, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, स्टैट्यूटरी राइट्स। बट बेसिकली इन चीजों की बात की गई कि हम एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां पे न्याय हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और जहां पे लोगों के पास अधिकार हो। कैसे अधिकार हो? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं। ये बोला गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये मूव किया गया, ठीक। उसके अलावा एक चीज और बोली गई थी इसमें कि जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो पिछड़े वर्ग है, एससी, एसटी, और जो बैकवर्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये बात की गई थी कि भारत की अखंडता को बरकरार रखा जाएगा। इंटीग्रिटी को किसकी जिम्मेदारी होगी? भारत सरकार की। मतलब हमारी टेरिटोरी पे कोई और कंट्रोल ना कर दे, तो हम एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे कि भारत की अखंडता जो है वो सुरक्षित रहे। क्लियर? इंटीग्रिटी पर हम अपने संविधान के थ्रू ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि भारत जो कि एक बहुत प्राचीन देश है, वो जो डिजर्व करता है वो प्लेस पाए पूरे वर्ल्ड में। इतने सालों की गुलामी के बाद हमारा स्टेटस बहुत ठीक है, तो हम इस संविधान के थ्रू ऐसी व्यवस्थाएं बनाएंगे कि हम फिर से उस स्टेटस को अचीव कर पाए। और हमारा इतिहास गवाह है कि हम हमेशा वर्ल्ड पीस, वैश्विक शांति के लिए हमने काम किया है पूरे इतिहास में। तो फिर से हम अपना राइटफुल प्लेस पाए और वर्ल्ड पीस के लिए काम करें। ठीक है, ऐसा संविधान जिसके थ्रू हम अपना जो राइटफुल प्लेस है विश्व में वो पाए और वैश्विक शांति, वर्ल्ड पीस के लिए कंट्रीब्यूट करें। बुक रखा करिए अपने साथ में, कैरी करिए। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, यही कहीं ना कहीं जो बाद में प्रस्तावना बना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल बना, उसका आधार था। देखो प्रीएम्बल में मोर एंड लेस ये बातें की, ठीक है। तो जो भारत की प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल का बेसिस बनाई है, वहां पे जस्टिस की बात की गई है, डेमोक्रेसी की बात की गई है, यूनिटी इंटीग्रिटी की बात की गई है। कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसका बेसिस बनता है। क्लियर बात? फिर बात आती है कि भाई इतनी कमेटी बना दी थी उन्होंने, सबने अपनी रिपोर्ट दी, अंबेडकर ने इसको ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट करने के बाद अब क्या होगा? इनेक्टमेंट और फिर इन्फोर्समेंट। नहीं, इनेक्टमेंट होगा कि नहीं? पारित किया जाएगा कि नहीं? तो पारित किया जाएगा, फिर इन्फोर्स क्रियान्वित किया जाएगा। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट पार्ट आता है, हम क्या पढ़ रहे हैं? इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रायर टू 1950। नेक्स्ट पार्ट है इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हिंदी बताया था, उद्देश्य प्रस्ताव। इनेक्टमेंट का क्या मतलब है? हाँ, इनेक्टमेंट का क्या मतलब है अर्जुन? इनेक्टमेंट का मतलब लागू हो जाना, तो फिर इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होगा? इनेक्टमेंट का मतलब है पारित हो जाना। जैसे संसद में भी लॉ होता है, तो पारित हुआ तुरंत इन्फोर्स हो जाता है? नहीं ना, ये दो डिफरेंट चीजें। इनेक्टमेंट मतलब वोटिंग होके उसपे यस नो जो होता है वो होके इनेक्ट हो जाता है, वो पास। तो सभी लोगों को पता है कि भाई इनेक्ट हो गया था कब? 26 नवंबर 1949। इस दिन अपना लिया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन को। इसका क्रियान्वयन कब से स्टार्ट हुआ? इन्फोर्समेंट
26 जनवरी 1900। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, इसी दिन क्यों नहीं इन्फोर्स कर दिया सीधे सीधे? शैलेश होता 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कर दिया। 26 जनवरी 1930 उस दिन हमने पहली बार पूर्ण स्वराज अक्षर मार के तुमने घोषणा करी। पहली बार हमने पूर्ण स्वराज के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कब लड़ाई छेड़ी थी? 26 जनवरी 1930। कौन सा अधिवेशन था? कराची, रावी नदी के तट। ये सब लोअर बीचेस में घुसते हैं। और घोषणा करी थी कि अब हमको पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं। तो उसी उसको कि भाई 26 जनवरी 1930 को हमने पूरी स्वतंत्रता के लिए बात की, 2 महीने और रुक जाओ। 26 जनवरी 1950 को हम इसको इन्फोर्समेंट में लाएंगे। 26 जनवरी 1950 को ये इन्फोर्समेंट क्लियर। अब कुछ क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। संविधान सभा जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी कुछ आलोचनाएं हैं। तो द क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की आलोचना। पहला क्या है बड़ा क्रिटिसिज्म? इट मींस इट वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव, लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंट भी नहीं थी, मतलब सो इट वाज नॉट ए सॉवरेन बॉडी, यह संप्रभु सभा नहीं। ठीक, क्यों? कोई संप्रभु सभा होती है तो किसी दूसरे के द्वारा बनाई गई होती है क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ही किसके द्वारा थी? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन किसने बनाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसका तो निर्माण ही सॉवरेन नहीं था। और फिर इसकी जो प्रोसीडिंग्स होती थी इसके लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या लेना होता था? एक टाइम तक परमिशन लेनी होती थी। तो ये एक संप्रभु, एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, ना ही एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटेड लोग थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, और वो भी यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइजी के बेसिस पे नहीं थे, हमने देखा। ठीक, तो नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, नॉट ए सॉवरेन बॉडी। थर्ड, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ज्यादातर डोमिनेंस था वो किस एक उसका था? कांग्रेस। तो बोला गया कि भाई सब कांग्रेसी ही थे, है ना? कोई भाजपा ही थी, भाजपा थी ही नहीं। लेकिन बोला गया ब्रॉड बेस्ड नहीं है, एक ही स्ट्रीम के सोचने वाले लोग वहां पे थे। ठीक है ना? तो डेमोक्रेटिक नहीं बना होगा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक ही पार्टी का डोमिनेंस है। अब ये सब बोला जाता है, इसके अपने वो भी हैं, कैसे जस्टिफाई करें। और सबसे बाद में है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लॉयर्स का डोमिनेंस था, वकीलों का। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ोगे तो देखोगे बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना? सच में बहुत कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये क्रिटिसिज्म तो वैलिड है बिल्कुल। सब्जेक्ट टू नॉट एंड, हाँ मतलब उसको सिंपल लिख दो यार, कोई समझ नहीं पाए, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया उसको। तो ये क्रिटिसिज्म है, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, नॉट ए सॉवरेन बॉडी, कांग्रेस डोमिनेंस, लॉयर्स डोमिनेंस।
चुनाव रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व नहीं। तो वो लिखो, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है। थर्ड, एक ही पार्टी हाँ, कांग्रेस का प्रभुत्व था, वकीलों का प्रभुत्व, और उसके भीतर का काम क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है। इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा जब बोलते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है? कांग्रेस खुद ही का सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट हाँ, इसमें नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इसमें बोला गया कि भाई जो ज्यादा तो लोग हैं वो नॉमिनेटेड है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, लेकिन जो लोग इसमें आए वो लोगों ने काम कैसे किया? 11th NCERT याद आया? इसमें क्या बताया गया कि जो लोग आ रहे थे इसमें वो सेल्फ के इंटरेस्ट के लिए वहां पे डिबेट नहीं कर रहे थे, वो खुद इतने ब्रॉड बेस्ड थे कि वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सिटीजन के को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एग्जांपल के लिए नेहरू की बात करें, ब्रॉड बेस्ड थे कि वो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सिटीजन के को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एग्जांपल के लिए नेहरू की बात करें तो नेहरू क्या नॉर्थ इंडियन को रिप्रेजेंट नहीं करते थे? क्या साउथ को नहीं करते थे? क्या नॉर्थ ईस्ट को नहीं करते थे? क्या ईस्ट को नहीं करते थे? क्या वेस्ट को नहीं करते? बंगाली को नहीं करते थे कि पंजाबी को नहीं करते थे कि उड़िया के लोगों को नहीं करते थे? इतना ब्रॉड बेस्ड था उन लोगों का एक्सपोजर, तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे सेक्शंस के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे वहां, ठीक है ना? क्लियर? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, कि एक सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, एक सेक्शन की बात करने वाला वहां पे कोई नहीं था, दलितों की बात करने वाला नहीं था, आदिवासियों की बात करने वाला नहीं था। जो व्यक्ति था उस व्यक्ति ने आदिवासियों के लिए अपने स्वतंत्रता संग्राम में काम कर रखा है, दलितों के लिए काम कर रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है भले ही वो एक स्टेट से बिलोंग करता हो, एक भाषा बोलता हो, लेकिन उसने सबके लिए काम किया है तो सबके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना? नरेंद्र मोदी है तो गुजरात से, क्यों? गुजराती उनकी मातृभाषा है, लेकिन रिप्रेजेंट तो सबके इंटरेस्ट को करते हैं, क्लियर ना? नहीं यही बात समझ? रिप्रेजेंटेटिव बॉडी उन्होंने बोला नहीं थी, बट जो लोग वहां पे थे वो समाज के अलग अलग वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। फिर बोला गया कि एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, संप्रभु। तो जिस बेसिस पे इसको बोला गया वो बेसिस करेक्ट है। इसका जो निर्माण है वो ब्रिटेन की सरकार द्वारा बनाए गए एक आयोग का परिणाम था, कैबिनेट मिशन, और इसकी जो कार्रवाई होती थी उसमें भी कहीं ना कहीं अनुमति लेनी होती थी ब्रिटिश सरकार, तो कहीं किसी हद तक ये पॉइंट जो है वो वैलिड। बाद में रेजोल्यूशन भी पास कर दिया गया था कि सिर्फ हाँ, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 पारित हुआ, उसके बाद ये बोला गया कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो चाहे वो कर सकती है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत पर बनाए गए किसी भी एक्ट को ये रिपील कर सकती है, तो एक तरीके से उसको सॉवरेन कर दिया गया था 1947 के बाद, समझे कि नहीं? अभी पढ़ा ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उस एक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पावर दी गई थी कि वो जो चाहे वो करे, जैसा चाहे वैसा संविधान करे। ऑब्वियस सी बात है उसको एक तरीके से सॉवरेनिटी दी गई थी। थर्ड पार्ट आता है कांग्रेस। अब उस टाइम की कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, एक आंदोलन था। उस आंदोलन से एक स्पेक्ट्रम में एक तरफ वामपंथी भी थे, लेफ्टिस्ट भी थे, एक तरफ राइट विंग दक्षिणपंथी भी थे। तो कांग्रेस खुद में क्या थी? कोई एक स्ट्रीम नहीं थी, बहुत ही डाइवर्स इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी, समझे कि नहीं? उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थी और उसमें घोर वामपंथी भी थी, ठीक है? फिर ये तो वैलिड है, हाँ जी, है ना? अगर नहीं भी था तो इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, क्योंकि सच बात है, जब पढ़ो तो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, ठीक है? सब्जेक्ट टू नॉट विथ स्टैंडिंग विद
तो ये सब लिख क्या जो यार आराम से लिखो ना सीधे सीधे। अब ये तो हो गया कि भाई 1950 के पहले संविधान का विकास कैसे हुआ। इम्पोर्टेंट है ये, वो भी इम्पोर्टेंट है मेंस के पार्ट से। ये आफ्टर 1950 कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, 11 NCERT चैप्टर नंबर 9। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया वो क्या रिजिड है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता क्या, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको पता था वे फ्यूचर में कैसी सर्कमस्टांसेस रेज हो रही हैं वो सारी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जिनको वो सोच सकते थे उसके लिए उन्होंने प्रोविजन कर दिया। लेकिन क्या तब वो सोच सकते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा? क्या तब वो सोच सकते थे कि हम मार्स में लाइफ बनाने की बात करेंगे? सोच रखते थे क्या? ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आते हैं हर चैलेंज को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जो फ्यूचर में रियलिटी में कन्वर्ट होगा, जो आज 2020 में रियलिटी है, इस रियलिटी के अकॉर्डिंग ही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अगर रियलिटी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में अपने में बदलाव करने के लिए कोई स्कोप नहीं देता है, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को वहां का समाज क्या कर देता है? डंप कर देता है। जैसे रशिया ने किया 1917, 1926, 1936, 1977, 1951, हर बार नया कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना स्कोप नहीं देता कि इसको अमेंड किया जाए जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है। आज की सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट। क्लियर बात समझेंगे? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उनको बहुत अच्छे से पता था। तो इन्होंने स्कोप दिया, किस चीज का स्कोप? अमेंडमेंट का। भाई आप इस संविधान को जो समयागत परिस्थितियां हैं उनके अनुसार संशोधित कर पाए। ठीक है? संशोधन किसको किसको मतलब समझ नहीं आया कि वो ऑब्वियस सी बात है। संविधान सभा ने जो संविधान बनाया उस संविधान में प्रोविजन है कि नहीं अमेंडमेंट का, आर्टिकल 368, उसके अलावा भी। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब लोगों को पता था ना कि हो सकता है इसमें बदलाव की जरूरत पड़े, तभी तो अमेंडमेंट के लिए उन्होंने दिया। क्लियर बात की नहीं? तो 1950 के बाद भारत के संविधान में जो समयागत परिस्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए संशोधन के लिए अलाउ किया गया था। वो बहुत सारे संशोधन हुए। इसके बाद 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। किसने सोचा था जीएसटी की नींद पड़ेगी? पड़ी ना। तो अगर अमेंडमेंट के लिए ना अलाउ किया गया था और जीएसटी की नींद रहती तो हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को डंप कर देते। करना ही पड़ता। लेकिन इसने खुद ने अमेंडमेंट का स्कोप दिया हुआ है संशोधन। तो आप देखेंगे संशोधन, बहुत सारे संशोधन हुए। कुछ प्रोमिनेंट संशोधनों के नाम लिख लो। बताओ कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट था 42वां संविधान संशोधन। पढ़ेंगे आप लोग आगे, सेंट्रल स्टेट और बहुत सारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। इसमें एक तरीके से संविधान को रीराइट कर दिया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। लेकिन फिर जो कुछ भी इन्होंने किया इस सब को रिवर्स कर दिया। 44 44वें संविधान संशोधन ये इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, ये मोरारजी देसाई। इसी दौरान आपातकाल इमरजेंसी वगैरह लगा था। तो एक इसमें जीएसटी वाला लिख लो, क्या नंबर है उसका? हाँ, किस किस को प्रीलिम्स देना है? बताओ।
संहिता, जीएसटी, मुझे खुद नहीं पता इसलिए पूछ रहा हूँ। 101 पक्का लिख लूं, लॉक कर दे, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट किए गए, ठीक। एक तो पार्ट रहा है अमेंडमेंट। उसके अलावा मैंने एक टर्म यूज किया था, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवित प्राय दस्तावेज। कोई भी जीवित प्राय दस्तावेज जीवित कब रहता है? जब बदली परिस्थितियों के अनुसार वो खुद को बदलता है। तो बदली परिस्थितियों के अनुसार खुद को कैसे बदलता है? संशोधन करता है। लेकिन केवल संशोधन ही एकमात्र रास्ता नहीं है। हाँ, इंटरप्रिटेशंस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और इनके पास एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार। अब ये जीवन क्या है अरुण? सफल से पूछा था तुमने जीवन क्या है? अब देखो इनका इंटरप्रिटेशन क्या है, पहले जिंदगी सफर है सुहाना और फिर जीवन एक संघर्ष। तो ऐसे जुडिशरी क्या करती है, इस राइट टू लाइफ, लाइफ टर्म को अलग अलग इंटरप्रेट करती है। कभी कभी लाइफ का मतलब केवल एनिमल लाइफ नहीं होता है, डिग्निफाइड लाइफ, गरिमापूर्ण। अब ये डिग्निफाइड लाइफ क्या होता है कि आपको क्लीन एयर मिले, साफ वातावरण मिले। तो उसके लिए वो क्या कहती है, सरकार को बोलती है दिल्ली में केवल कोई भी डीजल वो नहीं चलेगी, सीएनजी चलेगी। तो राइट टू लाइफ को इंटरप्रेट उसने कैसे किया, राइट टू हैव फ्रेश एयर। तो बदली हुई परिस्थिति क्या थी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो, एयर में पोल्यूशन कम हो। उसको संविधान ने कैसे इनकॉर्पोरेट किया, राइट टू लाइफ का उसको एक पार्ट बना दिया। जुडिशरी ने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया, राइट टू लाइफ। भाई अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा इंटरनेट चला, सबने अपनी अपनी जो प्राइवेट चीजें होती हैं सब इंटरनेट पे शेयर किया, ठीक। फिर जरूरत महसूस हुई समाज को राइट टू प्रिवेसी, निजता के अधिकार की। उसमें राइट टू प्रिवेसी बहुत कुछ है, केवल इतना नहीं, ठीक। निजता के अधिकार की, प्रिवेसी के राइट की जरूरत पड़ी आपको कि नहीं? तो एक तरीका क्या था कि संविधान को संशोधित किया जाए, तब डाला जाए इसको। तो ये तरीका ना अपनाकर एक और तरीका अपनाया गया, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इसने बोला जीवन क्या होता है, एक गरिमापूर्ण जीवन वो होता है जिसमें निजता, एक डिग्निफाइड लाइफ वो है जिसमें प्रिवेसी के राइट को इंक्लूड किया है। तो बोला राइट टू प्रिवेसी इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। समझे बात की नहीं? तो जो जीवन का अधिकार, इस जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए न्यायपालिका इसमें अलग अलग अधिकारों को क्या करती रहती है, जोड़ती रहती है। और जो वर्तमान समय परिस्थितियां होती हैं उनको संविधान क्या कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है उनको, ठीक है। क्लियर बात? पुराना वाला क्या होगा, पुराना वाला अमेंडमेंट में सब पुराना वाला सब उसी में वो सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, उसी में रहेगा सर। हाँ बहुत अच्छा सर तो सर आने वाले समय तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पढ़ा कैसे जाएगा सर इसकी जिंदगी में पढ़ोगे ना पढ़ो। अच्छा ये बताओ नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? वहाँ का ये सब नहीं पढ़े, नहीं पढ़े? वहाँ के लोग यही खा के
कहीं से चुरा ले बस। नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अभी, जो बना है ऐसा नया कॉन्स्टिट्यूशन। एक बड़ी पार्ट क्या है, उसने दो चीजें इसमें इंट्रोड्यूस करी, एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। पढ़ो, संविधान में भी है, इसमें बड़ा बस अब तुम लोग पास द पोस्ट पीपीपी और प्रपोजल पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका मॉडल तैनात हो गए। अब सुन लो, आफ्टर 1950 हमारे संविधान का विकास इन तरीकों से, संशोधन के जरिए और उसकी अलग अलग न्यायिक व्याख्या से, और ये दोनों चीज हमारे संविधान को क्या बना देते हैं, एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जीवंत दस्तावेज। तो अब एक क्वेश्चन करके जाइएगा, हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। भारतीय संविधान कैसे जीवंत दस्तावेज है। 250 250 वर्ड्स 250 वर्ड्स में क्वेश्चन।